औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? यस सर क्लियर यस सर। यस सर क्लियर आ रही है। कल माशाल्लाह बेटा हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, लेकिन ड्यू टू सम इंटरनेट डिस्टरबेंस हम अपनी बात को सही तरह ना पहुंचा सके थे, ना क्लास सही तरीके से हो सकी थी और इंटर क्लास भी इसी वजह से नहीं हो सकी थी। तो आज हम दोबारा से अपना चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटिक को स्टार्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि उसी चैप्टर को हम शुरू से लेते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास है उसमें जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपको? यस सर। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा। सबसे पहली बात ये किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, याद रखें, मैं बहुत तेजी के साथ चलूंगा, समझिएगा बातों को। पहली बात जरूरत यूं पेश आई कि सबसे पहले दो किंगडम बने, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेली, और आप लोगों ने माशाल्लाह से एमसीक्यूज भी सॉल्व करके भेजे और उसमें कहा गया कि किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया की बुनियाद सेल वॉल पर रखी गई। सेल वॉल होगी तो प्लांटे होगा, सेल वॉल नहीं होगी तो एनिमेलिया की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये स्टडीज आगे बढ़ी तो कंफ्यूजन एक क्रिएट हुई कि एक ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल भी थी और वो हेटेरोट्रॉफ भी था, जबकि प्लांट सेल वॉल भी रखते थे और ऑटोट्रॉफ थे। तो इस डिस्टर्बेंस ने साइंटिस्ट को सोचने में मजबूर किया कि जनाब अब जो ये ऑर्गेनिज्म नया आया है ये ना प्लांटे में फिट हो सकता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ है, ना एनिमेलिया में फिट हो सकता है क्योंकि सेल वॉल लगता है। इसलिए उन्होंने फिर एक नया किंगडम को जो इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम रखा किंगडम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक रखने की वजह ये भी थी क्योंकि प्रोकैरियोट सेल टाइप मिला इसके अंदर, यानी कि प्रिमिटिव सेल टाइप मिला। प्रिमिटिव सेल टाइप मतलब ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होता। हम कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पूरा सेंटर में होता है। मैं आपको बैक्टीरियल सेल और यूकेरियोटिक सेल भी दिखाता हूँ और हम आगे स्टडीज करते हैं। तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा भी कहा गया इसको क्योंकि प्रोकैरियोट सेल टाइप रखता है और इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म सबसे स्ट्रॉन्ग है जो कि है हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की भी उन्होंने इनिशियली दो कैटेगरीज कर दी, एक यू बैक्टीरिया, देखिए ये लिखा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जो अभी दुनिया में प्रेजेंट हैं, जो अभी मौजूद है, और सारा ज्यादातर डिजीज इनकी, और इट इज नोन एज द साइलेंट एनिमी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हालांकि वायरस बड़ा खतरनाक है लेकिन बैक्टीरिया उससे ज्यादा खतरनाक है। आपके पास अगर डॉक्टर के पास अगर 100 पेशेंट होंगे तो 100 में से 80 पेशेंट जो होंगे वो बैक्टीरियल डिजीज का शिकार होंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया वायरस की तरह बॉडी से जाता नहीं है। बैक्टीरिया को जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे वो नहीं जाएगा। वायरस के साथ क्या थी कि जनाब देखें, बड़ी अहम बातें कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वायरस 7, 14, 21 दिन रहता है, रेजिस्टेंस कायम होती है, चला जाता है। बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कायम करने की कोशिश करता है, कोशिश करता रहता है और किसी हद तक इसको कवर करने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस लिविंग नहीं था, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपनी प्रोपोगेशन करना बेहतरीन तरीके से जानता है, इसके पास सारे सेल और अपना एक लिविंग सेल अपना मौजूद है, इसकी मदद से ही अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसको ये किसी होस्ट में अपनी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जाता, रिप्रोडक्शन भी एक मकसद होता है। वायरस तो जाता है सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वायरस के पास अपना मैकेनिज्म नहीं है बेबी बॉर्न करने का, लेकिन बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया खुद से बाइनरी फिजन कर लेता है, मल्टीपल डिवीजन कर लेता है, ठीक है, लेकिन किसी और होस्ट में क्यों जाता है? न्यूट्रिशन, खाने पीने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है ना, न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब जब उसके सेल से न्यूट्रिशन लेगा किसी होस्ट के तो उसको खराब करेगा, उसे डिस्टर्ब करेगा और अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। जब अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा तो उसके बढ़ते हुए सेल्स को दोबारा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो बॉडी के और हेल्दी सेल से न्यूट्रिशन लेगा। इस तरह बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहता है। सेम लाइक विद फंगस, फंजाई के साथ भी यही इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, जाए आगे बात करते हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवरी हमने कल स्टार्ट की थी कि एंथनी वन लेवेनहॉक ने 1673 में करी थी, और 1673 और इसके भी तकरीबन 1892 के अंदर वायरस आया था। तकरीबन 210-220 साल का डिफरेंस है।
ठीक है ना। वायरस बहुत लेटर ऑन डिस्कवर हुआ है, सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था। पहले यही माना जाता था कि हर बीमारी बैक्टीरिया से होती है, लेकिन लेटर ऑन जैसे स्टडीज आगे बढ़ी और वायरस नाम की चीज एंथोनी वैन लेवनहॉक ने अपना आइवानोस्की ने इंट्रोड्यूस कराई टोबैको मोज़ेक वायरस से, तो उससे अंदाजा हुआ कि नहीं जनाब, बैक्टीरिया के अलावा भी कोई एक ऐसा पैथोजन है जो लिविंग थिंग्स को बीमार करता है, डिस्टर्ब करता है, खराब करता है। ठीक है बेटा। तो अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर किसने बना के दिखाया? एंथोनी वैन लेवनहॉक ने 1673 में, क्योंकि he didn't know about the what is this I am actually observing, एक नई चीज थी बिल्कुल। तो नई चीज का उन्होंने जिस तरीके से लेवनहॉस्की ने बैक्टीरिया का टोबैको मोज़ेक का स्ट्रक्चर दिखाया, उन्होंने भी स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर की डायग्राम शो करता हूँ, ठीक है ना, कि पिक्चर शो करता हूँ आपको। पिक्चर्स मैंने निकाली है आप लोगों के लिए स्पेशली। चैप्टर 5 चैप्टर 6 नंबर, ये आपको पिक्चर्स नजर आ रही है सारी? यस सर। अच्छा, इसमें से मैं एक बड़ी करके दिखाता हूँ, तो वाज़ेह थी, बड़ी अच्छी चीज थी ये। अब जो उन्होंने डायग्राम बनाई, उस डायग्राम के अंदर उन्होंने जो सारी चीजें शो करी, वो एक इस तरह के डायग्राम हमारे बना के सामने ला दी उन्होंने कि जनाब जो मैं कुछ देख रही, नजर आ रही है डायग्राम को क्लियर? नो सर, अभी नजर नहीं आ रही। पिक्चर शो हो रही है आपके सामने? नहीं, बैक्टीरिया की पिक्चर शो हो रही है? यस सर, पिक्चर शो हो रही है, हो रही है, लेकिन छोटी छोटी शो हो रही है। अभी ओपन नहीं है, यहाँ पे हो रही है। देखिए कहाँ थे मेरे पास, काफी वाज़ेह शो हो रही है, देखें, क्लियर करें इस चीज को। ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया नजर आ रहा है आपको? यस सर, लेकिन ये ऊपर कोने में नजर आ रहा है, आपका माउस उसके ऊपर नजर आ रहा है सर। नहीं, पूरी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा? नो सर, पूरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। यस सर, अभी नजर आ गया अभी। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए, जो आई हैव फाउंड अ वेरी सिंपलेस्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, यू मतलब पहले तो सबसे आप जी सर, भी नजर आ रहा है। अच्छा भाई बेटा, सारी चीज तेजी से ना आपको हम इसको स्टडी करते हैं कि बेसिकली बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए मैं बेटा अपने माइक्स बंद कीजिए, अपने माइक्स बंद कर दीजिए बेटा। जब तक हम पैथोजन को नहीं समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, उसकी बॉडी को नहीं समझेंगे, तो जब तक हमें उसके मोड ऑफ एक्शन का, उसकी प्रॉब्लम का, वो किस तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट करता है और हम उसके इन्फेक्शन से किस तरीके से बच सकते हैं, तो यही बात है कि दुश्मन की पूरी आपको मालूमात होनी चाहिए। दुश्मन की आपको जितनी मालूमात होगी उतना बेहतरीन आप उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं दुश्मन शनासी। दुश्मन शनासी, शनासी कहते हैं पहचानने को। तो जब आप दुश्मन को पहचानते हैं तो उसके हिसाब से अपना आप दिफा भी कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की उन्होंने क्या कंडीशन बताई कि देखिए सबसे ऊपर एक ग्रीन ग्रीन जो आपको पूरा कवर नजर आ रहा है, जब पूरा कवर नजर आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ कैप्सूल, मेरा माउस आपको क्लियर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा, उसमें देखिए कैप्सूल। कैप्सूल मींस आउटर कवरिंग, ठीक है। आउटर कवरिंग मतलब जो आउटर कवरिंग किसी भी चीज की, अब किसकी बनी हुई है? प्रोटीशियनस बेस्ड है। बैक्टीरिया के अंदर तमाम चीजें प्रोटीशियनस और एंजाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बेस्ड करती है, तो सबके सब तकरीबन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो कैप्सूल आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर वाली नजर आ रही है आपको वाज़ेह तौर के ऊपर। बाहर वाली कोई सी भी चीज जो कवरिंग करती है वो दो काम जरूर करती है किसी भी चीज के, ये अकल में आप फिट कर लें अपनी। पहली चीज वो करेगी, शेप देगी उसको, यानी कि बाहर वाली दीवार से मकान का शेप नजर आता है कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या किसी और शेप का राउंडेड है, ठीक है ना। तो बाहर वाली जो कैप्सूल है उसको शेप देती है। दूसरी चीज प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन? कि बाहर से कोई और चीज ऐसी अंदर ना जाए जो बॉडी के लिए खतरनाक हो, ठीक हो गई बात, इसको प्रोटेक्शन देती है। और प्रोटेक्शन के साथ साथ कैप्सूल जो वायरस का, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है, इसको बीमार होने से भी बचाता है, ठीक है। देखिए हम साथ साथ दो चीजें पढ़ रहे हैं, मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर देखा हमने,
ग्रीन कलर की वार है, राउंडेड है, ओवल शेप की है, कवर्ड किया हुआ है इसने चारों तरफ से, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, काम क्या करता है? पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या है? शेप। तीसरा काम क्या है? डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, इसको बीमार होने से बचाता है, जैसे हमारी स्किन हमें बीमार होने से बचाती है ना, तो वो इसको बीमार होने से बचाता है। तीसरा काम। चौथा बड़ा काम क्या है कि बैक्टीरिया ने किसी को बीमार करना हो तो उसमें हेल्प करता है, यानी कि इसकी पैथोजेनिसिटी को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चार काम होगा किसके? हमारे पास कैप्सॉल के। ठीक है, कैप्सॉल के बाद देखिए दूसरा नीचे लिखा हुआ है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के भी कमोबेश वही काम है जो कैप्सॉल का है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल पैथोजेनिसिटी फैलाने में काम नहीं करती, सिर्फ कैप्सॉल करता है, क्योंकि यही कैप्सॉल होते हैं जो किसी भी होस्ट के जिसके अंदर जाके फैलेगा उसके ग्लाइकोप्रोटीन से या उसके प्रोटीन से या उसके स्किन से टच करेगा और फिर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। सेल वॉल इंटरनली क्या देती है? इसको शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है और इंटरनली साइटोप्लाज्म को बाउंड रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है ना, इंटरनली साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखती है, कवर करके रखती है सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद आ जाए जनाब सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो ग्रीन लेयर आपको नजर आ रही है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है जनाब? ये भी थिन लेयर है, ये तीनों लेयर्स हैं, कैप्सूल भी, सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है फेगोसाइड एंड फिनोसाइड, यानी कि खाने पीने का अमल। बैक्टीरिया को क्या खाना है, बॉडी में क्या चीज आएगी, सेल मेम्ब्रेन इजाजत देगी। बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज बेकार है, डाइजेस्टेड हो गई है, फाजिद मादा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसका किसी भी कंडीशन में वो सेल मेम्ब्रेन से इनसे आउट चला जाएगा। ठीक है जनाब, तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? परमिएबिलिटी का काम करती है, सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल लफ्ज निकला परमिशन है, तो ये हाफ जो नॉन वांटेड होते हैं उनको बाहर निकालती है और बाहर से जो सिर्फ वांटेड होते हैं वो उनको अंदर आने देती है। तो परमिएबिलिटी का काम करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और किसी हद तक प्रोटेक्शन का भी काम करती है। अब देखें इस बैक्टीरिया के पास तीन प्रोटेक्शन हो गई, कैप्सूल प्रोटेक्शन हो गई बाहर, सबसे बाहर वाली, उसके अंदर सेल वॉल प्रोटेक्शन हो गई, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन आ गई। यानी कि कितना स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। आप यकीन रखें हमारा सेल भी इतना ही प्रोटेक्टेड है, बस हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमारी बड़ी स्ट्रांग होती है, पैथोजेनिसिटी के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, परमिएबिलिटी के हवाले से, क्योंकि फंक्शन उसका भी यही है। तो हमारे पास भी बड़ा स्ट्रांग सिस्टम लगा हुआ। ठीक है जनाब, तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। कौन सी तीन चीजें हो गई? एक हमारे पास हो गई कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं? इसके पार्ट, बॉडी पार्ट्स। अब एक आगे जनाब राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो पर्पल पर्पल डॉट लगे हुए और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इनको राइबोसोम, ये हर पर्पल डॉट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डबल डबल है। ठीक है ना, दो मोती जैसे एक साथ लगे हुए, इन्हें कहते हैं राइबोसोम्स, यानी कि टू स्मॉल सर्कुलर बॉडीज आर अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे तस्बीह के दाने हमारे दो दो जुड़े हुए होते हैं, ऐसे समझ लें। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम की ये तो हमने मार्फोलॉजी समझी, और पिंक या लाइट पिंकिश कलर के होते हैं, है ना, सेल के अंदर। यहाँ तो पर्पल शो कर दिए। ठीक है, इनका काम क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है? कि राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और याद रखें प्रोटीन किसी भी जानदार का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जिससे उसकी पूरी बॉडी बिल्ड करती है, बनती है, उसकी पूरी बॉडी बनती है। हमारे भी प्रोटीन जो है इंसान के, जानवरों की बॉडी का भी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और यही प्रोटीन असल में पूरी बैक्टीरिया की बॉडी बनाते हैं, और यही प्रोटीन असल में न्यू बेबीज को बॉर्न करवाते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ठीक, राइबोसोम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए के नाम से क्रोमोसोम, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल, इसको आप जेनेटिक मटेरियल कह लें, इसको आप न्यूक्लिक एसिड कह लें, इसको आप डायरेक्ट डीएनए कह लें, दीज आर ऑल द सेम थिंग। ओके, इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन वाली बात
नहीं है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो क्रोमोसोमल डीएनए, अब देखें क्या लिखा हुआ है, इज लोकलाइज्ड अ रीजन, ये जिस रीजन में होता है, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड्स। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोइड, व्हाट इज द क्रोमोसोमल डीएनए या क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल क्या है बैक्टीरिया के अंदर। तो याद रखें कि जितने एरिया में आपको ये डीएनए घुमा फिरा टेढ़ा मेढ़ा ये जो नजर आ रहा है, जो बिल्कुल सेंटर मोस्ट पोर्शन में बैक्टीरिया के जगह बनाया हुआ है, तो जितनी जगह के ऊपर ये फैला हुआ है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड्स, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। और ये जो न्यूक्लियोइड्स है, ये किसी बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड नहीं है, ये पूरा साइटोप्लाज्म में ओपन है। इसी वजह से बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। अंडरस्टैंड हो रही बात कि बैक्टीरिया के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि जो उसका जेनेटिक मटेरियल का जो रीजन होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। अंडरस्टैंड हो गई? इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स या फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहलाता है ये? फॉल्स न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक होगी बात? अच्छा जनाब, आगे चलते थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास देखिए, ये बहुत बड़ा सा फ्लैजिलम दिखा रहे हैं आपको। फ्लैजिलम फ्लैजिला की सिंगुलर है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये फ्लैजिला बॉडी में एक भी हो सकता है और सेवरल भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। इस फ्लैजिला की बेस पर भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है, वो भी हम आपको आगे जाके तस्वीर में भी दिखा देंगे और पढ़ा भी देंगे। तो फ्लैजिलम, ये जो फ्लैजिलम है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और बिल्कुल ये अंदर तौर के ऊपर जाके ना, बिल्कुल यानी कि ऐसे धागा जाके अंदर घुस रहा है इसके बॉडी में, और ये अंदर जाके बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से टच हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन में इसका एक हुक ऐसे फंसा हुआ होता है बिल्कुल अंदर की तरफ, उसे कहते हैं बेसल बॉडी। मैं आपको दूसरी डायग्राम में भी शो कर देता हूँ। पहले ये बैक्टीरिया के डायग्राम समझ लेंगे ना आप, तो आपको बाकी डायग्राम बड़ी तेजी से समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है बेटा, मुझे जरा फीडबैक दें, आवाज क्लियर आ रही है, बात समझ में आ रही है, तस्वीर नजर आ रही है, सब कुछ? यस सर। यस सर, क्लियर है। शाबाश, बहुत सर शुक्रिया, सही आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा ठीक है, तो ये फ्लैजिलम जाता है बिल्कुल और बॉडी के बेस में घुस जाता है। इस फ्लैजिला की अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी कि लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, प्रोटीशिनस बेस्ड का है और फिल्म कोटेड है। इसके ऊपर भी एक चिकनी सी लेयर है कैप्सूल की तरह। ये तो उसकी होगी मॉर्फोलॉजी। काम क्या करता है जनाब? क्योंकि बैक्टीरिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन अपनी हदूद में। हदूद मतलब अगर गिलास के पानी में है तो गिलास तक मूव कर सकता है, तालाब में है तो पूरे तालाब में मूव कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी और लिक्विड एरिया में तो वहां मूव कर सकता है, इसलिए ज्यादातर ये लिक्विड में पाया जाता है क्योंकि ये मूव करता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कश्ती अपने चप्पू की मदद से मूव करती है ना, चप्पू घुमाते रहते हैं और कश्ती आगे मूव करती है। इसी तरीके से ये भी इसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये अपने फ्लैजिला को प्रोपल करता है। प्रोपल मतलब जैसे आगे पीछे झटका देता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी, बैक्टीरिया की बॉडी जो है ना, वो मूव करती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी लोकोमोशन आकर्ष होती है, टेक्स प्लेस होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, ठीक है। यानी कि वायरस की तरह नहीं है, वायरस के पास कोई सा भी लोकोमोटरी ऑर्गन हमने नहीं पढ़ा। वायरस को हमेशा दूसरी बॉडी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है ना। कोई मीडिया चाहिए, ब्लड चाहिए किसी का, या कोई मच्छर के जरिए, या डॉग्स के जरिए, या आर्थ्रोपॉड्स कीड़े मकोड़ों के जरिए। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी इससे पहले, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास ये वो क्वालिटी है कि ये खुद से मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट लिक्विड होना जरूरी है। और किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से। अच्छा जनाब, अभी का लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट बॉडी ऑर्गन इसका पिलस, इसको हम PILLI पिली भी कहते हैं। पिली इज द प्लूरल और पिलस इज द सिंगुलर। पिली एक, पिलस एक को कहते हैं और पिली बहुत सारी को कहता है, ओके। अब ये पिली का काम क्या है? देखिए इस पिली का स्ट्रक्चर आप जरा ये देखें नीचे आके, ये भी पिली है और कितनी सारी पीस इसमें बहुत सारी निकली हुई है। ये भी पिली और ये भी पिली है। अब ये पिली देखें बाहर से निकल रही है सेल
कैप्सूल को क्रॉस कर रही है, सेल वॉल को क्रॉस कर रही है और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बिल्कुल साइटोप्लाज्म में जाके मिल गई। इसका मतलब ये कि पिली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो, बड़ा बारीक सा, और दैट इज occurs, that takes place, that is found from, that is placed from cell membrane cytoplasm to outer capsule, यानी कि साइटोप्लाज्म से शुरू होती है और आउटर कैप्सूल तक आती है, यानी कि पूरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पिली। ये मॉर्फोलॉजी पढ़ी हमने इसके, प्रोटीनस बेस्ड है। काम क्या करती है जनाब, फंक्शन क्या है इसका? पिली का फंक्शन ये है कि जब बैक्टीरिया मैच्योर हो जाता है, जब बैक्टीरिया मैच्योर हो जाता है तो इस बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन का वक्त आता है तो एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है? बाइनरी फिजन। बाय मतलब टू, नरी, बाइनरी मतलब टू में, और फिजन मतलब ब्रेक डाउन, FISSION, फिजन, नॉट द फ्यूजन। फ्यूजन बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है। फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब टूटना, तो फिजन लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। बाइनरी फिजन यानी कि जब बैक्टीरिया बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप को इक्वली दो बेबीज में डिवाइड कर लेता है। जब ये दो बेबीज में अपने आप को डिवाइड करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके पास? इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये डीएनए इसने अपनी दोनों बेबीज को इक्वली देना होता, बराबर बराबर। जैसे अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं तो उन 10 के पहले 20 बनाएगा और 10 10 दोनों को देगा, कॉपीज करेगा और इक्वली डिवाइड करेगा। जब इक्वली डिवाइड करेगा तो दोनों के दरमियान में जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा वो इस पिली के जरिए से होगा। ओके, तो ये पिली का काम क्या है? एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन द टू बैक्टीरिया, पहला काम। दूसरा काम यही है इसका, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। लेकिन दूसरी दफा में जेनेटिक मटेरियल कब ट्रांसफर करेगा? ड्यूरिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जब दो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन दोनों बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे की जीन एक्सचेंज करना चाहते हैं कि ए थोड़ी सी बी की ले ले और बी थोड़ी सी ई की ले ले। एक्सचेंज मतलब जितना ले उतना दे, जितना दे उतना ले ले, इक्वल है। तो इससे होता क्या है कि ये दोनों बैक्टीरिया भी आपस में जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनाते हैं, ठीक है ना? वो कॉन्जुगेटेड ट्यूब असल में स्पिली की ही बनती है, ठीक है? और इस पिली के जरिए दोनों बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया के पास अब दोनों की जीन है, यानी पहले इसके ए के पास ए की थी, बी के पास बी की थी, लेकिन अब बी के पास ए भी दोनों की है, इसके पास ए के पास ए भी दोनों की है। अब जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके बेबीज के अंदर वेरिएशंस आएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरे की जीन भी ली थी तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये किस लिए आती है? ताकि आने वाली बेबीज के अंदर वेरिएशंस आए, तब्दीलियां आए, चेंज आए, ठीक है ना? पॉजिटिव तब्दीलियां आए, ठीक है बच्चा? तो अभी हमने क्या समझा कि बैक्टीरिया का बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो जल्दी बात करें ताकि मैं फिर अगली डायग्राम दिखाऊं आपको, बैक्टीरिया की स्टडी कराऊं मजीद। या कोई बात इसमें समझ में नहीं आई? सर ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव तब्दीलियां भी तो आ सकती हैं। जी बेटा, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव तब्दीलियां भी तो आ सकती हैं। जी बिल्कुल आ सकती हैं अगर जीन में कोई डिफेक्ट हो तो। लेकिन अगर जीन प्रॉपर्ली ट्रांसलोकेट होगी पूरे सेट के साथ तो फिर पॉजिटिव ही आएगी। ये चैप्टर, इसकी जो डिफेक्ट्स ऑफ द जीन है, ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाते हैं। जब आपको पढ़ाते हैं ना हम सेल साइकिल, तो तब पढ़ाते हैं कि अगर जीन किस तरीके से म्यूटेंट हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, फिर उसकी डिस्टर्बेंस क्यों होती है, पहले तो ये रीजन पढ़ाते हैं, फिर डिस्टर्बेंस के असरात क्या क्या पढ़ सकते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं। वो चैप्टर नंबर 7 इंटर में। तो अभी तो फर्स्ट एंड दोनों क्लास चल रही है, तब भी अगर आप चाहे तो क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा? और बैक्टीरिया के वाले से क्वेश्चन करें ताकि मैं अगली डायग्राम दिखाऊं आपको। बेटा ये डायग्राम शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर। चेंज हुई? जी सर, Yes, sir. क्या नजर आ रहा जरा बताएं? सर ये बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया सेल ये बताएं हैंडमेड है या टेकिंग पिक्चर है या फिर वो हैंडमेड है सर, हैंडमेड। हैंडमेड है। और माशाल्लाह से आप लोग ऐसी डायग्राम बना के भेज रहे हैं ना मुझको? यस सर।
यस सर। वेरी गुड। बच्चे तो माशाल्लाह, क्या बात है, लड़के भी माशाल्लाह और बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। अल्लाह आप सबके तौफीकात में बेहतरीन इजाफा फरमाए। मैं चेक भी करता रहता हूँ आपके असाइनमेंट्स और भेजता भी रहता हूँ, और इसके साथ इल्म भी हासिल करें, और आप आगे इल्म दे भी। इल्म का मकसद ये है कि आप हासिल करें और आगे दें। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं जनाब? एक खतरनाक इंसानी जानी दुश्मन का स्टडी कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। शाबाश। बहुत जगह पॉजिटिव भी है, ये वायरस की तरह नहीं है, और कई जगह इतना पॉजिटिव है कि हम जब आपके इसके पॉजिटिव एज पढ़ाएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी कि बात क्या चीज है। ठीक है, अब ये डायग्राम जिस किसी बच्चे ने हैंडमेड बनाई हो, किसी मेहनत से बनाई हो, देखें। देखिए इस बनाने से फायदा क्या होता है? इस बनाने के बाद जब इस बच्चे ने सारे डायग्राम बनाई होगी, या किसी बच्चे ने बनाई होगी, किसी स्टूडेंट ने बनाई है, जब इसने हर स्टेप के ऊपर गौर किया होगा कि साइटोप्लाज्म के ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, न्यूक्लियाइड्स के ऊपर, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, पिली है। अब देखिए मैं जितने लफ्ज दे रहा हूँ आप सब आपके दिमाग में है ना, इसलिए मैंने आपको पहले स्टडी करा दी है। अब जितनी हम आगे बातें करते जाएंगे उतनी आपकी बात समझ में आती रहेगी। जब इस स्टूडेंट ने हर पोर्शन को बनाया होगा तो हर पोर्शन पे गौर किया होगा कि इस पोर्शन की तो शक्ल सूरत तो मैं बना रहा हूँ ऐसी है, पहली बात। दूसरी, इसकी केमिकल कंपोजिशन बना किस चीज से। तीसरी बात, इसका काम क्या है। हम हर चीज की तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, बनावट क्या है, साख्त क्या है। दूसरी, इसकी केमिस्ट्री, किस चीज से मिलके बना है, ठीक है। चौथी चीज, तीसरी चीज क्या होती है, फंक्शन, इसका काम क्या है, ठीक है ना। तो जब आप ये तीन चीजें पढ़ते हैं तो आपको बड़ी आसानी से सारी बातें समझ में आ जाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ बैक्टीरिया समझ में आ रहा होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, एक डायग्राम और बड़ी अच्छी सी आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए। अब इसमें इस डायग्राम में क्या शो किया है, आप लोगों ने देखिए इस तरह का मॉडल बनाना है सब ने। इससे भी मदद ले लीजिएगा और अपना भी एक नया मॉडल बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसने क्या किया है, तस्वीर दिखाई है, कटी हुई तस्वीर दिखाई है, अंदर का सारा मटेरियल दिखाया है, तमाम चीजों को उसने लेबल किया है, और लेबल के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, ठीक है ना। अब देखें इस छोटी सी डायग्राम में हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी भी पता लग रही है, बैक्टीरिया की केमिस्ट्री भी पता लग रही है, और बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी भी पता लग रही है, उसके हर पार्ट की, ना कि सिर्फ पूरे बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कमी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पिली की कमी है नहीं है, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर है। और किस चीज की कमी है? फ्लैजिला की भी कमी है। फ्लैजिला। फ्लैजिला की कमी है। और किसकी कमी है? और अच्छा, कमी नहीं, बना हुआ है लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं कर रखी। प्लाज्मिड बनी बनाई कैप्सूल की गई है लेबलिंग। जी, कैप्सूल की लेबलिंग नहीं है। हाँ, कैप्सूल की इसने लेबलिंग नहीं कर रखी। तो ये आप काम कीजिएगा कि इसके अंदर ही बनाइएगा, इस डायग्राम से हेल्प लीजिएगा, अपनी तरह बना लीजिए, आप वैसे काट लीजिएगा जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। तो इसकी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे डायग्राम बनाएं, और तमाम पार्ट्स के आप जो है वो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जैसे मैं बता दूं थोड़ी सी। इसने कहा जनाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर अपना सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कह रहा है, पॉलीमैग्जिन और पॉलीमैग्जिन डी, यानी कि इसने इसकी केमिकल कंपोजिशन बताई कि कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है, ठीक है। फिर कोलेस्टिन, ये भी इसकी बता रहा है, अपना लिपोपेप्टाइड और डेप्टोमाइसिन, ये सारी इसकी केमिस्ट्री बताई है। आप इतने मुश्किल नाम पे मत जाइएगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको मॉड्यूल शो कराया है कि किस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म देखें ना, साइटोप्लाज्म लिख के जान छुड़ा ली। आपने क्या करना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स को अलग बताना है, जेनेटिक मटेरियल को अलग बताना है, सेल सैप लिक्विड को अलग बताना है, पिलाइस को उसके अंदर से अलग निकाल के दिखाना है। अच्छा, इसके अंदर मीजोसोम्स भी होते हैं, ठीक है ना, और मीजोसोम का काम प्लाज्मिड्स भी होते हैं। अगर से मैं आपको दिखाता हूँ और भी एक डायग्राम, ठीक है, इस तरह मैं आपको डायग्राम शेयर कर दूंगा। अब जैसे डीएनए सिंथेसिस, मैं आपको ये तो मैंने आपको मॉडल शो कराना, सिर्फ एक डायग्राम में और आपको दिखाता हूँ कि जिसके अंदर, अब देखिए ये डायग्राम शो हो रही है आपको, इसके अंदर एनिमल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल बना हुआ है। यस सर। यस सर। अब आपको वाज़ेह तौर पे देखें डायग्रामेटिक स्टडी कितनी हसीन और अच्छी होती है कि हम तेजी के साथ बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं। अब आपको यूकैरियोट के अंदर प्लांट एंड एनिमल सेल, और प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरियल सेल, कितने वाज़ेह डिफरेंसेस आपके सामने बिल्कुल रखे हुए हैं।
आप तेजी के साथ रखते हैं कि which organelle is present in eukaryotes, which is absent in the prokaryote, or which is present in the prokaryote, which is absent in the eukaryotes. अब आप फौरन बता सकते हैं कि जनाब अगर आप प्लांट सेल या एनिमल को देखें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मेसोसोम भी है, गोल्जी बॉडीज भी हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल भी है, एनिमल सेल है तो आपके पास ईआर एंडोप्लाज्मिक वैक्यूल है, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। जबकि बैक्टीरियल सेल को अगर आप गौर से देखें, जब आप बैक्टीरियल सेल को गौर से देख रहे हैं ये चीज, तो बैक्टीरियल सेल के पास इस तरह की बहुत सारी चीजें है ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखें, इसके अंदर कितना वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, है ना, ये लिखा हुआ न्यूक्लियस, इसका ये रहा न्यूक्लियस, इसका ये रहा न्यूक्लियस, कितना वाज़ेह न्यूक्लियस नजर आ रहा है। एनिमल सेल का सेंटर में होता है, प्लांट सेल का थोड़ा साइड में होता है क्योंकि फूड अपना वाटर वैक्यूल होता है, ठीक। लेकिन बैक्टीरियल सेल में आपको क्या नजर आ रहा है जनाब? अच्छा, बैक्टीरियल एनिमल सेल के अंदर फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिलम नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये जो आउटर मोस्ट निकला है प्लाज्मोडिस्मेटा है, ये जो बाहर निकल रहा है ये क्या है? प्लाज्मोडिस्मेटा, जो सुराख बने हुए हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, ठीक। अब आपको क्या चीज नजर आ रही है जनाब? बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें और भी नजर नहीं आ रही है। फ्लैजिला इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, देखिए अब देखिए ये फ्लैजिला ये जाके कहाँ पर, देखिए ये रही है अटैच हो रहा अंदर जाके, ये इसकी है बेसल बॉडी जो मैं वहां बता रहा था आपको। तो आप ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर आप मैक्सिमम सारी चीजें शो करेंगे, क्योंकि आपको कुछ तस्वीर में कुछ चीज गायब नजर आ रही है, कुछ तस्वीर में कुछ चीज गायब नजर आ रही है। तो यू हैव टू मेक अ मॉडल व्हिच मैक्सिमम रिप्रेजेंट ऑल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फिजियोलॉजी, स्पेशली फिजियोलॉजी। दो चीज जरूर बताइएगा, मार्फोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिजियो, 2 पॉइंट मार्फोलॉजी के, 2 पॉइंट फिजियोलॉजी के, बस, ज्यादा नहीं लिखना, डिटेल नहीं लिखनी ज्यादा, ठीक है। और उसी डायग्राम अगर बनाएंगे सेल वॉल, इसी के नीचे इसकी प्रोटेक्शन लिख दें, इसी के नीचे इसकी मार्फोलॉजी थी, फिजियोलॉजी लिख दें, ठीक है। अब इस तरह से आप बहुत वाजे तौर के ऊपर बैक्टीरिया सेल में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कितना वाजे डिफरेंस आप इस डायग्राम के जरिए बता सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई डायग्राम? आगे चलो। यस सर। सबको? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो अभी हमारे पास 3-4 मिनट और रह गए, मजीद हम बैक्टीरियल के सेल के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको जो है मैक्सिमम, यानी कि एक चीज आपने आज पढ़ने की समझने की कोशिश कर ली कि व्हाट इज एक्चुअली द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की शक्ल कैसी होती है, बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से, शक्ल सूरत क्या है। बेटा अभी पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको क्या? यस सर, फुल स्क्रीन। यस सर। अब फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है? यस सर। यस सर। अब जैसे आप वाजे नजर आ रहा होगा बिल्कुल आपको, जी सर। तो आप देख लीजिए, अब आपको सारे गोल्जी एनिमल देखें, अगर आप पिक्टोरियल स्टडीज करेंगे ना तो आपकी विजन बड़ा अच्छा होगा। क्यों? आपके दिमागों के अंदर उनके स्ट्रक्चर भी मौजूद होंगे, और जब स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो काम समझ में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे आप मोटरसाइकिल को देख के बता सकते हैं कि 3 बंदे बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा, कार को देख के बताते हैं 5 बैठ सकते हैं, बस को देख के बताते हैं जनाब 20, 25, 50 बैठ सकते हैं, जहाज को देख के बताते हैं जनाब 400, 300 बंदे बैठ सकते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आपको कोई स्ट्रक्चर दिमाग में होता है तो उसका काम बड़ी आसानी से। ये एनिमल सेल कितना वाजे, इस तरीके से ये प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल में बहुत सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं है, जैसे क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बैक्टीरियल सेल को थोड़ा वाजे करके देख लें तो आप वाजे तौर पर डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो आपके इस वक्त मैक्सिमम 2 बड़े काम बन रहे हैं, एक तो बैक्टीरियल सेल के डिस्क्रिप्शन, बैक्टीरियल सेल के बॉडी पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन, उसका मॉडल इतना वाजे तौर पे बना हुआ हो कि आप तमाम पार्ट्स को वाजे कर सकें और उसकी मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी बता सकें, ठीक। दूसरा आपका काम क्या बनता है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। एनिमल प्लांट को छोड़ दीजिएगा, दोनों को एक ही काउंट कर लें, यूकैरियोट काउंट कर लें। तो आपने एक बात और भी करना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों, यानी कि साइटोप्लाज्म और इसके अंदर दोनों में इसका क्या जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है जनाब। एक डायग्राम मैंने बड़ी अच्छी और भी ली थी,
देखिए ये डायग्राम देखिए, एंटीबायोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इंतहाई हसीन और मजेदार टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा लेटर ऑन पढ़ाऊंगा। इसमें सिर्फ सुन लें कि ये है क्या, कि हम जो मेडिसिन खाते हैं ना एंटीबायोटिक, वो जाके इस बैक्टीरिया पे अटैक कैसे करती है, ये पढ़ेंगे आप इस वाले डायग्राम के अंदर। इस वाले डायग्राम में मैकेनिज्म ऑफ द माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया पे कंट्रोल किया जा सकता है, और बैक्टीरिया पे कंट्रोल हो जाता है और वायरस पे क्यों नहीं हो पाता, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ चार्ट्स और भी उठा लिए हैं, शेप, ये आपको क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एक डायग्राम नहीं आ रही, वो मैंने बड़ी अच्छी निकाली थी, इसके अंदर बहुत बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है। हाँ अब आइए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, नजर आ रही है डायग्राम क्लियर? यस सर। ब्लैक एंड व्हाइट है, यस सर। ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर देखें मैक्सिमम बॉडी पार्ट दे रखे हैं, देखिए ये लिखा हुआ बेसल बॉडी, फ्लैजिलम निकला और कहाँ गया, और ये रहा इसका बेसल बॉडी, फिलामेंट हुक, यानी कि इसने हर पार्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब किया। ओके, तो आपके पास एमसीक्यूज कहीं से भी आ जाता है मेरा बच्चा, तो इसलिए अब आप डायग्राम्स की स्टडी करेंगे ना, तो आप एमसीक्यूज को और उनको लिखे भी अपने हाथ से, रिटन में भी लिया है, ताकि डायग्राम भी देख लें, डिस्क्रिप्शन भी देख लें, तो आपको बातें वाज़ेह तौर पर। अब देखिए इसने आरएनए मटेरियल बताया, देखिए ये लिखा हुआ लिपिड ग्लोबुल्स, यानी कि जब वो जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मीजोसोम देखें ये बने, वहां नहीं बने हुए। मीजोसोम का सबसे बड़ा काम क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन है, और देखिए ये रेस्पिरेटरी एंजाइम ये लिखा हुआ, तो मीजोसोम रेस्पिरेशन भी करता है